जयराम जी की। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव साइंस की जो सीरीज है इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट वन में अपन लोगों ने पढ़े थे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन 51 नंबर के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो देखें ये है अपना 51 नंबर का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नंबर पहला ये कह रहा है कि जल का पीएच मान होता है। तो ध्यान से सुने, जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा है 7, तीसरा होता है 7 से अधिक, चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि हम जानते हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है 7। यहाँ बात देखिए 7 से अधिक की बात करें तो ये होता है क्षारों का, और 7 से कम की बात करें तो अम्लों का पीएच मान होता है। क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ कह रहा है कार्बन की संयोजकता है। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आया नया, संयोजकता। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो में और क्लास में नहीं पढ़ा है, वो संयोजकता नहीं जानते होंगे कि संयोजकता आखिरकार क्या कहलाती है। तो पहले मैं आपको संयोजकता की डेफिनेशन बताए दे रहा हूँ। तो सुनिए, क्या होता है कि जैसे कोई भी तत्व है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी का परमाणु क्रमांक 7 है, कितना है 7। अब इसकी पहली कक्षा में तो भर जाएंगे 2, और दूसरी वाली कक्षा में भरे जाएंगे कितने, 5। कितने भरे जाएंगे, 5। तो ये पहले में 2 हो गए, दूसरे में 5। अब इसे भरने इसमें कितने चाहिए, 8। तो इसे 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, अब कितने की कमी हो रही है, 3 की। तो ये क्या करेगा, 3 किसी से लेगा। कितने लेगा, 3, तब जाकर के इसके कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो ये 8 बनाने के लिए ये क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, या मान लीजिए ये दान भी करता है या दे देता है, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, अपनी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले नंबर राइट आंसर कहाँ से अपन को पता चले, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो आपको बता दूं पहले कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अब जब 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर हम भरते हैं तो पहली कक्षा में भर गए 2, और दूसरी में आएंगे 4। ठीक है, पहले में 2 हो गए, दूसरी में 4। अब 8 पूरा करने के लिए ये जो क्या करेगा, या तो 4 किसी को दे देगा और या फिर 4 किसी से ले लेगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो साइंस ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। क्लास में तो मैं बताता ही बताता हूँ, यहाँ पहली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है। और समझने के साथ साथ जब तक हमें चारों ऑप्शन पता नहीं होंगे किससे रिलेटेड है, तब तक हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। फिर आ जाते हैं 54 नंबर पे, यहाँ कह रहा है पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो पुरुष का जो गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण के लिए बहुत सारे बच्चे लगा करके आ जाते हैं एक्स वाई। क्या लगा के आ जाते हैं, एक्स वाई। और एक्स वाई लगा करके आ जाते हैं, तो ये जो होता है ये गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो है क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और डायरेक्टली क्या लगा देते हैं, एक्स वाई। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्स वाई है, माना कि ये जो पुरुष है तो पुरुष का गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र तो एक्स वाई है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन भी पढ़िए आप, क्या कह रहा है, लिंग निर्धारण के लिए। ये क्या शब्द लिखा है इसमें, लिंग निर्धारण के लिए। तो लिंग निर्धारण के लिए कौन सा जो गुणसूत्र है वो उत्तरदायी होता है। तो देखिए पुरुष के होते हैं एक्स और वाई, और मादा के होते हैं एक्स और एक्स। जब आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा बच्चे के लिंग निर्धारण की, मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे क्लास में रहते हैं उन्हें तो पता है। ठीक है, तो देखें जो एक्स और एक्स, इस वाले एक्स ने एक्स से क्रिया कर ली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स, एंड ये भी क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो एक्स और एक्स वाला अगर मादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला भी एक्स एक्स वाला क्या होगा, मादा, यानी उत्पन्न होने वाली संतान पुत्री। अब मान लीजिए ये इसी एक्स ने इस वाले वाई से क्या कर ली, क्रिया कर ली, तो ये एक तो हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा वाई। अब ये जो एक्स और वाई है, ये उत्पन्न होने वाली संतान जो होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी। ठीक है, यानी कि नर। तो पूरा डिपेंड किस पे किया गया है, इस वाई पर, किस पे, वाई पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, फिर आता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में नहीं। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट, तो इसका ईस्ट क्या है, राइट आंसर। फिर आ जाते हैं 56 नंबर पे, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है नहीं है, इसका तात्पर्य हुआ कि 3 जो होंगे वो मादा जनन तंत्र के क्या होंगे, भाग। तो यहाँ पर ये जो है ये 3 जो होंगे इसमें से नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है तो ये जो 3 होंगे ये उससे संबंधित भाग होंगे। ठीक है, तो पहला है अंडाशय, तो अंडाशय बिल्कुल मादा जनन तंत्र से संबंधित है। दूसरा है गर्भाशय, गर्भाशय भी संबंधित है।
यहाँ पर है शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका ये क्या है, नर जनन तंत्र का भाग है। ये डिंब वाहिका भी मादा जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 57 नंबर का। यहाँ कह रहा है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं, अब ये तो सभी बच्चों को जब परागण की परिभाषा पढ़ते हैं तो याद है कि जब पराग कोश के पराग कण किसी पुष्प, ठीक है, ये रहता ना है, किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं। अब अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं तो होने वाला परागण क्या कहलाता है, स्वपरागण। लेकिन अगर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं तो होने वाला जो परागण होता है वो क्या होता है, पर परागण। ये डेफिनेशन अपन ने क्या की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, 52 नंबर का के बाद यहाँ से आ जाते हैं 58 नंबर पे, ठीक है। यहाँ कह रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखें, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है हमारी निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। अब एक बात और बता दें, यहाँ से दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है ये, एक है नर युग्मक और दूसरा यहाँ मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो होता है, इस नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, और ये जो मादा युग्मक है इसे बोलते हैं अंडाणु। कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन की क्रिया क्या कहलाती, तो भी उसका राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ कह रहा है अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो अंडक का जो शीर्ष भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। आ जाते हैं 60 नंबर पे। यहाँ कह रहा है अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, जब आपको क्लास में पढ़ा रहे थे तब हमने आपको जनन के बारे में पढ़ाया था, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो बता दिया था अपन ने कि लैंगिक जनन, दूसरा बता दिया था, दूसरा क्या बता दिया था, अलैंगिक जनन, और तीसरा बता दिया था हमने कायिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अलैंगिक जनन के अंदर हमने पाठ पढ़ाए थे खंडन, विखंडन, बहुखंडन, इस तरीके से बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलिकायन है ये तो कायिक प्रवर्धन है, ये कटिंग भी कायिक प्रवर्धन है, और ये पैबंद लगाना भी कायिक प्रवर्धन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन, ठीक है। विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो द्विखंडन और बहुखंडन। चलिए यहाँ पे आ जाती है 61 नंबर पे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है युवावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्न में से एक परिवर्तन जो लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है चुनिए। तो देखें, युवावस्था जो है उसमें मानव में परिवर्तन तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे लिखिए 4 ऑप्शन, देखिए कौन कौन से होते हैं। दूध के दांतों का टूटना, स्वाभाविक सी बात है कि दूध के दांत टूट जाते हैं। लंबाई में वृद्धि होती होती है। आवाज का भारी होना और भार में वृद्धि। यानी यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पढ़ता है कि शरीर में आने वाली परिवर्तन, तब तो उसके चारों विकल्प सही हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ा कि जो लैंगिक परिपक्वता से, देखिए यहाँ क्या लिखा है, लैंगिक परिपक्वता। तो लैंगिक परिपक्वता के बारे में बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आवाज का भारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। यहाँ कह रहा है महिलाओं में वह घटना जो उन्हें जनन के लिए परिपक्वता का प्रदर्शन करती है। तो देखिए, महिलाओं के अंदर बात कह रहा है तो अभी शरीर का विकास होना, बालों के पैटर्न में बदलाव होना, आवाज में परिवर्तन और ऋतुस्राव। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को अभी लगा देना है आवाज में परिवर्तन, क्योंकि सर अभी क्या कह रहे थे यहाँ पर युवावस्था के दौरान, तो उसी तरीके से आपको क्या लगा देना है, आवाज में परिवर्तन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे गौर करना, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में मानव शरीर, क्या कह रहा है, मानव शरीर, और यहाँ कह रहा है महिला। तो मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर के अंतर्गत नर व मादा दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और जो ये केवल यहाँ प्रॉपर महिलाओं की बात कह रहा है, तो महिलाओं के लिए कह रहा है, तब इसका राइट आंसर हम आवाज में भारी जो है वो परिवर्तन नहीं लगा सकते हैं। और इसमें हम क्या लगाएंगे, ऋतुस्राव। क्या लगाएंगे, ऋतुस्राव, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं में क्या होता है, ऋतुस्राव होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि नर मानवों में वृषण कोश में रहते हैं क्योंकि यह सहायक है। जो वृषण कोश होते हैं वो किस कार्य में सहायक है। तो पहला ऑप्शन है मैथुन की प्रक्रियाओं में, दूसरा है शुक्राणु के निर्माण में, तीसरा है युग्मकों के आसान स्थानांतरण में, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शुक्राणु जो है उनका सभी कार्य यही है। चलिए आ जाते हैं निम्नलिखित या निम्न रोगों में से कौन सा रोग मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन पे आया नहीं। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये नहीं जो आता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जो नहीं वाला क्वेश्चन रहता है वो नहीं को गौर नहीं कर पाते और बनता रहता है, ठीक, और गलत करके आ जाते हैं। फिर बाद में परेशान होते रहते हैं कि हमसे गलत हो गया। अब तो उससे होता क्या है, चलिए यहाँ देखें। यहाँ है सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV और ये गोनेरिया। तो हम जानते हैं कि ये जो सिफिलिस है ये तो काहे से होता है, मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग है। HIV मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग है, और गोनेरिया भी मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग है। अब बचा हमारा बी नंबर का ऑप्शन हेपेटाइटिस। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लें। ये पहली बार नाम सुन रहे हैं कि आखिरकार ये है क्या हेपेटाइटिस। ये जो हेपेटाइटिस है ये रोग फैलता है
HBV, ठीक है, HBV वायरस के द्वारा। अब ये HBV वायरस का इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो इसके द्वारा ये रोग क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 65 नंबर पे। यहाँ कह रहा है आवर्त जो है तालिका में आवर्तों की संख्या, तो ये आवर्तों की संख्या अपन को पता है कितनी है, 7। आवर्तों की बात करते हैं, दूसरा होता है वर्ग, तो वर्ग की संख्या कितनी है, 18। आगे आ जाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली क्रिया क्या है, तो ये ऐसा कौन सा कार्य करता है, तो ये विद्युत मोटर, विद्युत जनयंत्र, अमापी और वोल्टमीटर, ठीक है। अमापी की जगह यहाँ अमीटर हो सकता था। तो ध्यान से सुनो, यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आप लोगों को भ्रमित करने वाला है। पहले लिखा है विद्युत और फिर लिखा है यांत्रिक, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार क्या होता है, कभी कभार यांत्रिक आ जाता है पहले और विद्युत आ जाता है बाद में, तो बच्चे गलत लगाते जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को क्या करें, डिटेल से समझें। यहाँ कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया, ठीक है। इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया। विद्युत ऊर्जा क्या है समझिए, जैसे माना कि अपने घर में पंखा चल रहा है, पंखा क्या है, बंद है, गर्मी लगी, लाइट है, तो हमने स्विच को ऑन कर दिया और स्विच ऑन किया तो जो विद्युत थी वो काहे में कन्वर्ट हो गई, पंखा चलने लगा, यानी यंत्र में बदल गई, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यंत्र में बदलना ये किसका कार्य है, विद्युत मोटर के द्वारा, ठीक। अब उसके बाद इसको नेक्स्ट अगर मान लीजिए बदल के आ जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलिए, बदलने का कार्य कौन करता है, यांत्रिक का मतलब होता है अब हमें जैसे पंखा था यहाँ यंत्र, तो यंत्र के द्वारा विद्युत में कन्वर्ट करना है ऊर्जा को। तो इसका सबसे अच्छा आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने शादी वगैरह में देखा होगा, किसमें, शादी वगैरह में देखा होगा, उन्होंने कहा गाँव ग्रामीण कल्चर में अधिकतर होता है, उन्होंने कहा लाइट चली गई, क्या हो गई, लाइट चली गई। अब उन्होंने कहा लाइट चली गई तो जनरेटर चालू कर दो, तो जनरेटर जो होता है जैसे ही चालू होता है तो अपना टोटल आसपास में जितने वो मतलब उससे कनेक्शन रहते हैं वो सभी बल्ब क्या होते हैं, जल जाने, यानी विद्युत चलने लगती है। होता है कि नहीं होता है। तो ये था हमारा, तो जनरेटर क्या है, एक यंत्र है और ये विद्युत जलने लगी, तो यंत्र ने क्या बना दी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दी। तब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र, ठीक है। तो ये विद्युत जनित्र जो है ये क्या है, इसे ही अपन हिंदी में क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। समझ में आ गया ये, चलिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जो कार्बन है वो किन किन रूप में पाया जाता है, तो यहाँ है केवल CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है केवल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है CO एंड CO2 और चौथा है कोल। तो आपको बता दें कि ये जो कार्बन है जो चारों में पाया जाता है, क्या होता है, चारों रूपों में पाया जाता है। अब जब चारों में पाया जाता है तो फिर क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ सर्कल किए दे रहा हूँ, ये कह रहा है वायुमंडल, क्या कह रहा है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में ये कोल तो हो नहीं सकता क्योंकि कोल तो होता है जमीन पर। अब बचे ये दोनों CO CO2, और इस वाले ऑप्शन में CO यानी CO2 दोनों हैं, तो ग नंबर का राइट आंसर। फिर आते हैं 68 नंबर पे, आधुनिक आवर्त तालिका में समूहों की संख्या। आप गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 65 पे, यहाँ पे जब पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। 69 नंबर पे है विभवांतर का मात्रक क्या है, तो विभवांतर का मात्रक यहाँ पहला ऑप्शन है एम्पियर, तो एम्पियर तो हम जानते हैं धारा का मात्रक है। दूसरा है वोल्ट, तो वोल्ट ही इसका क्या है, राइट आंसर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अब कोई कोई बच्चा कहेगा बोले सर विभवांतर का मात्रक वोल्ट कैसे हो सकता है, तो सुनिए, क्योंकि वो कहेगा कि सर आपने तो विभव का मात्रक वोल्ट बताया था, किसका मात्रक बताया था, विभव का, और आप यहाँ विभवांतर का बता रहे हैं कि वोल्ट है। तो सुनिए कि जब मैंने आपको बताया था कि विभवांतर की डेफिनेशन याद है क्लास में पढ़ाते समय, कि दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है। तो अगर विभव में से हम विभव घटाएंगे तो आएगा तो विभव, और उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं 69 के बाद 70 नंबर पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जैसा हमने कहा था आप लोगों को वैसे ही मिल गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। अब आपको बिल्कुल राइट आंसर लगा दोगे, विद्युत जनित। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या, तो इनमें सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या होती है 7। अब ध्यान से सुने, अभी जब हम कह रहे थे कि साइंस को क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। अब ये तो आपको रटने वाली बात हो गई यहाँ से कि नहीं हो गई, कि एथेन का आणविक सूत्र कितना है ये, ठीक है। तो इसका ये जो संयोजी बंध है वो कितने हैं, 7। तो ऐसे रटोगे तो आप ऐसे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जब आपने 4th चैप्टर में पढ़ा रहे थे सजातीय श्रेणी के बारे में, तो उसमें हमने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ये क्या है, एथेन यानी एल्केन का समूह है। तो यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 2। तो अपन इसको समझ लेते हैं, कार्बन 2 यानी C, और ये C, और ये बीच में लगता है अपन को ये बॉन्ड हो गया, यानी इसे बंध बोलते हैं। अब जब ये एल्केन में
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है सभी में? 4। चलिए, तो ये हो गए 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 और ये वाला 4। अब इसे आप काउंट कर लीजिए कितने हैं बंद, 1 2 3 4 5 6 7। तो बात समझ में आ गई है, ये थे हमारे क्या? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोजले ने। किसने किया था? मोजले ने। अब आ जाते हैं यहाँ न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के बारे में हम जानते हैं कि अष्टक नियम दिया था, डोबे-राइनर ने त्रिक नियम दिया था, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, यानी आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे। राइट आंसर हमारा क्या है? मोजले। नेक्स्ट है अपना 73, यहाँ कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक अपन पढ़ के आएंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम्स। ग नंबर का इसका राइट आंसर। एम्पियर जो है ये काहे का है? धारा का। वोल्ट जो है अभी बात की थी विभवांतर की और विभव की। और जो वाट है, अरे वाट तो जिसने पहला वाला पार्ट देखा है उसे वाट तो भूल ही नहीं सकता। तो वाट काहे का है? शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 74, ये कह रहा है कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किया था भैया, आपको बता दें, यहाँ पर डायरेक्टली बताया जा रहा हूँ, मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। तो इनके भी तो पता होने चाहिए। तो जो फेराडे हैं, तो फेराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, और फ्लेमिंग ने तो बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम दिए थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 75 नंबर पे। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? सर्वाधिक क्रियाशील की बात है तो ये सबसे अधिक क्रियाशील है तो फ्लोरीन। ऐसे क्वेश्चन रट लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ऐसे क्वेश्चन अपन याद कर सकते हैं। लेकिन अगर जरा भी चेंजिंग का कोई टाइम है तो हम ऐसे क्वेश्चनों को याद नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? क्या कह रहा है? सजातीय श्रेणी। तो यहाँ सजातीय श्रेणी के बारे में बात करें तो जब सजातीय श्रेणी हम आपको पढ़ा रहे थे, एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह, बहुत लंबी श्रृंखला बताई थी कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन वाला, इस तरीके से बताया था। तो यहाँ पर देखें, आपको पता है कि जो एथेन होता है, एथेन यानी कि सीधा यूं कहा जाए कि एल्केन श्रेणी का है। तो एल्केन का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो बताया था CN और H2N+2। ठीक है, CnH2n+2 करके बताया था। एथीन का बताया था CnH2n, और जो एथाइन होता है उसका बताया, इसका अपन ने सूत्र बताया था। ठीक है, इस तरीके और समझाया भी था इसको डिटेल से। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये CH4, ये तो आपको पता है कि एथेन का सूत्र है। उसके बाद है C2H6, C2H6 समझना यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होता है, आपको यहाँ लॉजिक लगाना है। यहाँ पे तो ये लगा 2, तो 2 दूनी 4 + 2, तो यानी कि ये तो ये भी काय का है, ये मैथेन है, तो दूसरा वाला एथेन है। यहाँ गए 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो यानी तीसरे नंबर पे क्या आता है? ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए? 4 दूनी 8 और 2 10, और यहाँ पे कितना है? 8। यानी कि ये वाला जो है एल्केन श्रेणी का सदस्य नहीं है, ये है हमारा एल्कीन का। यानी ये जो है चौथे नंबर पे होता है ब्यूट, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। क्या है? ब्यूट जो है, तो ब्यूट इन का है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, और ये सभी काय के हैं? एन के हैं। ये है मैथेन एथेन और ये है प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, यानी जो घ नंबर पे लिखा है ये है। फिर आ जाते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक है अपना कूलॉम, क्योंकि एम्पियर धारा का है, ओम हमारा प्रतिरोध का है, वोल्ट किसका है? वोल्ट जो होता है विभव का होता है। अब ये जो कूलॉम है इसके बारे में अपन 12th क्लास में जब पहुंचेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 नंबर पे। यहाँ कह रहा है दक्षिण हस्त नियम का प्रतिपादन किया। दाहिने हाथ का नियम अपन पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लेमिंग ने दिया। फिर आ जाता है निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? यानी धातुओं का गुण नहीं है, सीधा सीधा यूं कहा जाए तो धातुओं के द्वारा। देखिए, विद्युत संचालन, तो धातुएं जो होती हैं विद्युत की स्वचालक होती हैं। ध्वनिक प्रकृति, यानी धातुओं में ध्वनि होती है। फिर यहाँ लिखा चमकहीनता, तो धातुओं में चमक तो होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है चमकहीनता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तन्यता होता ही होता है। चलिए फिर आ जाते हैं 80 नंबर पे। यहाँ कह रहा है पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता है वो कहलाती है तन्यता। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर आपको एक और बता दूं, ये जो आघात वर्णीयता एक नया सा शब्द दिख रहा है, तो अगर क्लास में पढ़ रहे होगे तो आपके लिए जब पहले अगर क्लास में पढ़ा होगा तो ये नया शब्द नहीं होगा, अगर पहली बार इसे देख रहे हो तो जरूर है। तो आघात वर्धिता जो होता है, मतलब अगर किसी भी धातु को पीटा जाए और पीट करके इस तरीके से वो चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाता है गुण आघात वर्धिता। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर पे, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, अब इसको हम डायरेक्टली बता देंगे, मरकरी। फिर आता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, फिर आ जाता है 83 नंबर पे, क्योंकि ये इसलिए जल्दी बता देते हैं क्योंकि आपको ये पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। 83 नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
तो समझिए आहार श्रृंखला का निर्माण। आहार श्रृंखला जो होती है आपको बता दूं हमेशा एक दैशिक होती है। कैसी होती है? एक दैशिक, मतलब एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला में ये होता है कि कौन किसको खाता है। क्या है? कौन किसको खाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें जो क्रम रहता है वो गड़बड़ रहता है, 3 का क्रम गड़बड़ रहेगा और चौथा जो हो एक आध हो, एक 4 में से एक होगा वो उसका सही होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो घास है, अब घास को क्या गेहूं खा सकता है? नहीं, तो ये वाला तो क्रम क्या है? गड़बड़ है। चलिए यहीं से इसको हटा दिया। फिर ये बकरी, क्या बकरी को गाय खा सकती है? नहीं, यानी ये वाला भी यहाँ से गलत हो गया। फिर आ जाता है घास, मतलब जो है अपना घा नंबर पे देखें, ये है घास, तो घास को क्या मछली खाती है? नहीं खाती है। ठीक है, चलिए तो ये वाला यहीं से गलत हो गया। अब बचा घास, तो घास को बकरी खाती है, बिल्कुल देखा है। और बकरी को मानव, ये तो बहुत देखा ही देखा है? चलिए यहाँ पर, तो ये है इसका खा नंबर का राइट आंसर। याद रखना है खाद्य श्रृंखला में आपको इसी तरीके से मिला लेना है कि कौन किसको खाता है। नेक्स्ट है हमारा 84। यहाँ कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो ईंधन है वो आर्द्र है। क्या है? आर्द्र। फिर आ जाते हैं 85 नंबर पे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता जाता है? घटता जाता है, बाएं से दाएं जाने पर। फिर यहाँ पर परमाणु क्रमांक जबकि बढ़ता है, यहाँ क्या कर रहा है? परमाणु का आकार। फिर आते हैं 86 नंबर पे। यहाँ कह रहा है आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या, तो आवर्तों की संख्या होती है 7 और समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। ये भी हमारे हिसाब से शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हो चुका है। कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? ये भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, तो इसका राइट आंसर फ्लोरीन। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 88 वाला। इस पर आप तो वेरी मोस्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो समझिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में। किस में होती है? पत्ती में। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उन्हीं पौधों में होता है जिनमें हरित लवक होता है, और हरित लवक होने का तात्पर्य है हरित, जो क्लोरोफिल है वही है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। ठीक है, जो जड़ है इसका कार्य है केवल जल को खींचना। क्या करना? जल को खींचना। और दूसरा तना है, इसका कार्य है पौधे को आकार प्रदान करना, यानी कि उसको सहारा देना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना 89 नंबर का। यहाँ कह रहा है फेफड़े स्थित होते हैं, तो फेफड़े जो हैं वो होते हैं हमारे वक्षगुहा में स्थित। फिर आता है नेक्स्ट, मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान से सुने, ये दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ अगर जोड़े के रूप में आ जाए, क्या आ जाए? जोड़े, यहाँ 23, 24, 20 और 22, तब तो आपको लगाना है 23। और अगर इनकी संख्या पूछ दे तब आपको लगाना है 46। क्लियर? जब इनकी संख्या पूछे तो आपको 46 लगाना, और जोड़े पूछे तो आपको क्या लगाना है? 23। कभी कभार आपसे पूछ देता है, दो क्वेश्चन और इससे बनते हैं, कि मनुष्य का जो गुणसूत्र है वो, उसमें कितने गुणसूत्र समान होते हैं? तो गुणसूत्र समान होने का मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, और जो 23वां जोड़ा है वो क्या होता है? अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना निम्न का कारण है। तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन के। ठीक है, फिर आते हैं विभवांतर का मापक यंत्र। तो जो विभवांतर है, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। और ये जो अमीटर है, अमीटर के द्वारा मापा जाता है धारा को। किसको मापा जाता है? धारा। अब आप लोग कहोगे सर आपने पढ़ाया था धारा का एम्पियर, तो बेटा वो धारा का मात्रक था। क्या था? मात्रक। जिस तरीके से विभव का मात्रक वोल्ट था, और ये मापक यंत्र है। ठीक है, चलिए ये लैक्टोमीटर और समझ लेते हैं, क्योंकि जब ये दो पता हो गए, तीसरा और पता हो जाए। तो जो दूध मापी यंत्र होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, वो होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत धारा का मापक यंत्र अभी क्या था? देखिए अभी आपको बता रहे थे, इसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया ऊपर अमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर। फिर आता है, हाँ ये भी क्वेश्चन दोनों के दोनों वेरी मोस्ट हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और आपका ये 90 नंबर का। चलिए आते हैं विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। तो विद्युत सामर्थ्य जो होता है इसका मात्रक होता है मतलब जो शक्ति है इसका मात्रक वाट होता है, और वाट को ही हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर। ये ना की जगह ला लिखना है, ला लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, यहाँ कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथन जो होता है उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेजीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं, यानी कि सीधा सीधा यूं कहा जाए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे उत्पाद, और उत्पाद होते हैं हमारे हरे पेड़ पौधे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा 97 नंबर का। यहाँ है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दैशिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में प्राकृतिक स्रोत नहीं है। प्राकृतिक स्रोत ना होने का मतलब है इन चार होंगे, चार में से तीन प्राकृतिक स्रोत होंगे। पहला है मृदा, बिल्कुल है। दूसरा है जल, बिल्कुल है। तीसरा है विद्युत, ये जल के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ये कृत्रिम है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आता है 99 नंबर पे विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे तेजी से जो प्राकृतिक संसाधन कम होने वाला है वो है वन। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है, ये अपन सोशल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो यही है। फिर आते हैं 100 नंबर पे, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है इसमें, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर है हमारा अधजले शवों को जल में प्रवाहित करना, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दें, जो गंगा का जल होता है ये बहुत दिनों तक हमारे घरों में क्या होता है, रखा रहता है और खराब नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों के घर में जो बुजुर्ग लोग रहे होंगे वो, या बहुत सारे लोग कहीं गए होंगे, इलाहाबाद वगैरह बोलते हैं या गंगा जी वगैरह बोलते हैं, तो वहां से बोतल में पानी ले आते हैं और वो पानी अपनी बोतल में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और उसके बाद कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, उन्होंने कहा गंगा जल उठा लो। अपन लोग 2 महीने 4 महीने 10 महीने बाद देखते हैं वो झोंकाते रहता है। तो अपन लोगों के दिमाग में जब कभी कभी ख्याल आता है कि अपन एक काम करते यार, अपने घर का पानी क्यों नहीं भर लेते हैं नल का, है। तो कभी कभी जब हम छोटे थे तब हमने भी किया है कि घर का पानी भी भर के रखा था, और रखा था तो 3-4 दिन बाद वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। और ये वाला 2-2 3-3 4-4 10-10 महीने रखा रहता है, खराब नहीं होता, सालों रखा रहता है, क्या कारण है। तो उसका राइट जो कारण है वो ये है कि गंगा के जल में माइकोडर्मा एसिडी, ठीक है, क्या बोला हमने नाम, माइकोडर्मा एसिडी नामक जीवाणु पाया जाता है, जो पानी को सड़ाने वाले जीवों का भक्षण करता है। जब ये ऐसे जीवों को खा ही जाता है जो पानी को सड़ाने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें अब वो ऐसे जीव नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कारण है मेन, और कुछ नहीं। और हमारे यहाँ जो घरों में जल आता है उसमें ये जीवाणु नहीं पाया जाता, केवल गंगा नदी में ये जीवाणु पाया जाता है। चलिए, ये थे अपने कितने 100 ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे खालिस्तान से, यानी खालिस्तान और एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। पहला वाला पार्ट जरूर देख लेना जिसने ना देखा होगा। और जय राम जी की।